हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ विंसम एजू क्लासेस में। जैसा कि हम सब सीटेड बीएड या डीएलएड तीनों में से अगर आपका कोई भी एक सब्जेक्ट इंग्लिश है तो उसके पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी को हम सब पढ़ रहे थे। इंग्लिश पेडागोजी में हम सब ने जो है डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को पढ़ना शुरू किया था। इस टॉपिक में हम सब ने कल इस टॉपिक पे हम सब ने कल बाइलिंगुअल मेथड को पढ़ लिया था। आज जो है हम दो नए मेथड्स को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जो हमारा सबसे पहला मेथड है जो हमारा सबसे पहला मेथड है वो है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ठीक। जो हमारा पहला मेथड ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। इस मेथड को जो है ये जो है एक क्लासिकल मेथड नाम से भी इसे जाना जाता है। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड द क्लासिकल मेथड। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यह जो है इंग्लिश सिखाने का एक सबसे ज़्यादा क्या है ओल्डेस्ट मेथड माना जाता है। और इसका एक और नाम क्या है, तो इसका एक और नाम जो है इसे क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है। इसका सिद्धांत क्या होता है कि जो मदर टंग डोमिनेट्स द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ठीक, जो मातृभाषा होती है, जो बच्चा बचपन से ही बोलना सीखता है, वो इंग्लिश को सीखने में क्या करता है, डोमिनेट करता है। और इसमें जो है टीचिंग का यूनिट क्या होता है, वर्ड होता है। सेंटेंस ना होकर इसमें टीचिंग यूनिट हो जाता है आपका वर्ड। तो इसका टीचिंग यूनिट हो जाएगा वर्ड। और इसका टीचिंग प्रोसीजर क्या होता है, टीचिंग टीचिंग प्रोसीजर सिंपल सा, द टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस इन दिस मेथड। इस मेथड में जो है जो टेक्स्ट बुक जो पाठ्य पुस्तक होती है वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जो टीचर जो है द टीचर ट्रांसलेट्स ईच सेंटेंस इनटू द मदर टंग इन द क्लासरूम। जो क्लासरूम में टीचर जो है जितना भी शब्द है, जितना भी वर्ड्स या जितना भी सेंटेंस है, उन सबको मदर टंग में ट्रांसलेट करता है। जैसे हम बात करते हैं अब अपने भारत में भारत छोड़िए, उत्तर भारत की बात करते हैं। जो उत्तर भारत का टीचर जो है, अब फिर से देखते हैं यहाँ पे एक सेकंड। जो उत्तर भारत का टीचर जो रहेगा, अपने साइड का टीचर, यहाँ अधिकांश बच्चों की मातृभाषा क्या है, हिंदी है। तो वो जो एक इंग्लिश का टीचर है, तो वह अध्यापक जो कोई सा भी टॉपिक पढ़ा रहा है उसके जितने भी वर्ड्स होंगे हैं उन सबको किस में ट्रांसलेट करेगा, हिंदी भाषा में वो ट्रांसलेट करके ही बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है अपने पढ़ाएगा। तो जो ये है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, उसमें टीचर जो है ट्रांसलेट करता है प्रत्येक सेंटेंस को, ईच सेंटेंस, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को ट्रांसलेट करेगा, एक सेंटेंस को लगातार ट्रांसलेट करते जाएगा मदर टंग में। कहाँ, क्लासरूम में। इसमें बस इतना ही काम होता है, टीचर आएगा, बुक खोलेगा, एक बार जैसे कि इंग्लिश पढ़ेगा उसकी हिंदी बताएगा, ऐसे ही वो आगे बढ़ता चला जाएगा। द वर्ड मीनिंग्स आर केयरफुली गिवन बाय द टीचर एंड नोटेड बाय द स्टूडेंट्स। जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं, जो शब्दकोश होते हैं, जो शब्द के अर्थ होते हैं, उन्हें बहुत ही केयरफुली मीन्स ध्यानपूर्वक शिक्षकों द्वारा दिया जाता है और स्टूडेंट्स के द्वारा लिखा जाता है। बेसिकली देखा जाए तो हमारे स्कूल में, खासकर जो गांव के एरिया में जो स्कूल होते हैं वहाँ पे इंग्लिश टीचिंग जो होती है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड से ही ज़्यादा होती है। अगर इसके एडवांटेजेस को हम देखें अगर, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण एडवांटेज ये मिल जाता है कि ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, क्योंकि ये जो है टाइम को बचाता है। टाइम को बचाने के ये समय को ये बचाता है। ये मेथड जो है ये समय को बहुत ही अधिक मात्रा में बचा देता है। उसके बाद इन्हेंसेस स्टूडेंट्स वोकेबुलरी। जो स्टूडेंट्स के शब्दकोश को क्या करता है ये, इस मेथड के द्वारा स्टूडेंट्स के शब्दकोश को जो है बढ़ाया जाता है। स्टूडेंट्स को जब बॉय का हिंदी लड़का बताया जाता है तो उसके दिमाग में एक और शब्दकोश बॉय जो है बन जाता है। वेरी कन्वीनियंट टू टीच अ फॉरेन लैंग्वेज। किसी भी प्रकार की कोई भी विदेशी भाषा हो, सिर्फ अंग्रेजी को छोड़ कोई भी भाषा, तो उसको पढ़ाने में बहुत ही कन्वीनियंट, बहुत ही सुविधाजनक ये होती है। हम किसी भी भाषा को अगर हमको पढ़ाना है, स्पेनिश हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, हमको कुछ नहीं करना, बस उस भाषा के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। एज ए टीचर स्टूडेंट्स के सामने उस भाषा के शब्दों को बोलना है हमें, तथा उसे मातृभाषा अर्थात हिंदी में ही क्या कर देना है, बस सिंपल सा ट्रांसलेट कर देना है। और इस मेथड से बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, कोई भी भाषा सीख सकता है। द स्टूडेंट्स लर्न द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन। इस
मेथड के द्वारा, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड से जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट, जो छात्र होता है, वो ट्रांसलेशन का आर्ट को भी सीख लेता है, क्योंकि उसे हर सेंटेंस को क्या करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है। ठीक। उसके बाद वेरी कंफर्टेबली यूज्ड इन ओवर क्राउडेड क्लासेस। अगर एक क्लास, अगर हम आईटीई की बात मान के चलते हैं तो 30-35 बच्चों की एक क्लास होती है। अगर इसके अलावा बच्चे ज़्यादा हो जाए, स्टूडेंट्स जो हैं 40-50-60 स्टूडेंट्स भी अगर किसी क्लास में हो जाते हैं, फिर भी जो है इस ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का यूज जो है आसानी से, सुविधाजनक रूप से किया जा सकता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो ये जो है रीडिंग सिर्फ पढ़ने वाली प्रक्रिया पर ही ज़्यादा स्ट्रेस देता है, मतलब इस मेथड के द्वारा जो रीडिंग प्रोसेस होगा वही आपका बढ़ सकता है। और एज एस आर डब्ल्यू में डब्ल्यू और यस दो का तो महत्व इस मेथड के द्वारा बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, जहां आपका लिसनिंग कुछ बढ़ता है और सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका किस पर पड़ता है, रीडिंग पर। और आपकी स्पीकिंग और राइटिंग की जो स्किल्स होती है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस मेथड में यूज़फुल नहीं होती है। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन पर जो है ये मेथड ध्यान नहीं देता है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज नॉट ए प्रायोरिटी इन दिस मेथड। मतलब इस मेथड में जो है प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, उसको प्रायोरिटी, प्राथमिकता नहीं दी जाती है। और ये दो महत्व, इग्नोर्स द टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे इंग्लिश होगा, एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश। कौन कौन से? फोनेटिक्स एंड फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। फोनेटिक्स एंड फ्लुएंसी ऑफ स्पीच दो जो है महत्वपूर्ण एक्सपेक्ट होते हैं इंग्लिश के, ये जो है इन दोनों को इग्नोर कर देता है। और इससे क्या होता है, ट्रांसलेशन इन थिंकिंग इज डेवलप। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली जो हमारे एजुकेशनिस्ट होते हैं इसको इन्होंने बैड हैबिट मानता है कि बच्चा जो सीखता है, सोचता है, थिंकिंग मीन्स क्या होता है, सोचते समय भी वो क्या करता है, चीज़ों को ट्रांसलेट करता है। तो जो उसकी जो मदर टंग होती है, जो उसकी मदर टंग होती है और जो फॉरेन लैंग्वेज होती है, इस वजह से दोनों की दोनों भाषाओं पर प्रभाव पड़ता है। और वो प्रभाव अगर पॉजिटिव हुआ तो बहुत अच्छी बात है, परंतु निगेटिव प्रभाव होने से जो स्टूडेंट होता है वो अपने मदर टंग और फॉरेन लैंग्वेज के बीच में ही फंस जाता है, तथा वो किसी भी भाषा को अच्छी प्रकार से नहीं सीख पाता है। तो ये बात हुआ, हमने बात किया ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का, आपने समझ लिया इसमें क्या करना रहता है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, जैसे मैं क्लास में गया, वहाँ पे मैंने कहा कि दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय। तो इस मेथड के अंतर्गत मुझे जो है सिंपल सा बता देना है कि इसका अर्थ होता है यह एक लड़का है। तो आज के बाद से स्टूडेंट्स जहाँ कहीं भी दिस इज अ बॉय सेंटेंस को पढ़ेगा तो वो इसका अर्थ हिंदी जान जाए कि यह एक लड़का है। इस प्रकार जो एक फॉरेन लैंग्वेज, इसमें एक फॉरेन लैंग्वेज और मदर टंग के बीच एक रिलेशनशिप बनाया जाता है। ये तो बात हो गई किसकी, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की। एक और पुराना मेथड ही है जिसे हम सब डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड जो है 1901 में फ्रांस में बनाया गया था। ओरिजिनेटेड इन 1901 इन फ्रांस। फ्रांस में इसको जो है इसका उद्भव माना जाता है। और ये मेथड जो है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के विरोध में आया था। दिस मेथड इज ए रिएक्शन अगेंस्ट, ये क्या था, प्रतिक्रिया थी ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के रूप में। जो डायरेक्ट मेथड होता है वो स्टूडेंट को, डायरेक्ट मेथड इनेबल्स द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज ऑफ फीलिंग्स इन स्पोकन इंग्लिश। अर्थात जो डायरेक्ट मेथड है वो मदर टंग को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता है। डायरेक्ट मेथड जो इनेबल करता है मीन्स स्टूडेंट को इस योग्य बनाता है कि वो अपने आइडियाज़ और अपने फीलिंग्स को डायरेक्ट क्या, इंग्लिश लैंग्वेज में ही स्पोक कर सकें। ये जो है स्टूडेंट्स को इस योग्य बनाता है कि स्टूडेंट्स जो भी सोच रहा है दिमाग में, भले से वो अपने मदर टंग में सोचे, पर जब वो अपनी आइडिया या फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है तब वो किसका यूज़ करे, इंग्लिश का ही यूज़ करे, मदर टंग का यूज़ बिल्कुल भी ना करे। और नो प्लेस इज गिवन टू द मदर टंग, इसमें मदर टंग को कोई भी स्थान नहीं दिया जाता है। देयर इज अ डायरेक्ट बॉन्ड क्रिएटेड बिटवीन द वर्ड एंड द आइडिया। हमारे मन में जो भी आइडिया आता है और उस आइडिया को जो हम एक्सप्रेस करने के जिन वर्ड्स का यूज करते हैं, उन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट बॉन्ड को डायरेक्ट मेथड के माध्यम से क्रिएट किया जाता है।
और सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग, और इसके टीचिंग का यूनिट क्या होता है? सेंटेंस होता है। और जहाँ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में क्या था? इसका यूनिट वर्ड था। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो द डायरेक्ट मेथड टीचर्स इंग्लिश लैंग्वेज इन द सेम पैटर्न एज द चाइल्ड लर्न्स इज ऑन मदर लैंग्वेज। जो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, बच्चे का, जैसे जो बच्चा मातृभाषा सीखता है, जो हम हिंदी भाषा जो बोलते हैं, तो क्या उसके लिए हमें कहीं स्कूल जाने की ज़रूरत पड़ी थी? नहीं। वो हिंदी भाषा हम सब ने अपने ही एक्सपीरियंस के द्वारा सीखा था। जो तमिलनाडु का बच्चा तमिल बोलता है, तो क्या वो तमिल कहीं सीखने जाता है? नहीं, वो अपने ऑन एक्सपीरियंस के द्वारा ही बोलता है। तो डायरेक्ट मेथड एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की बात करता है जहाँ पर जो स्टूडेंट है, जो चाइल्ड है, वो अपने ही एक्सपीरियंस के द्वारा इंग्लिश को सीखे, जैसे कि वो मदर टंग को सीखता है। दिस मेथड डेवलप्स दैट कैपेसिटी टू थिंक इन इंग्लिश। इस मेथड के द्वारा जो है बच्चे को एक ऐसी क्षमता का विकास किया जाता है कि वो इंग्लिश में ही सोच सकता है। और इफेक्टिवली टीच द यूज ऑफ इंग्लिश प्रेपोजिशंस। इंग्लिश प्रेपोजिशंस को पढ़ाने के लिए इस मेथड का प्रयोग जो है बहुत ही अच्छे प्रकार से होता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो ये जो है इट रेज मोर एम्फेसिस ऑन स्पीच ट्रेनिंग, अर्थात ये जो है स्पीकिंग पर ज़्यादा बल देता है। तो यस, RW में स्पीकिंग पर ये फोर्स करता है, वहीं लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग पर ये जो है ज़्यादा प्रभाव या ज़्यादा उसको महत्वपूर्ण नहीं मानता है। और उसके बाद डायरेक्ट मेथड इग्नोर्स ट्रांसलेशन कम्प्लीटली, क्योंकि इसमें हम इंग्लिश टू हिंदी करना नहीं, हमें सिर्फ इंग्लिश की बातों को इंग्लिश में ही रखना है। तो इसके में ट्रांसलेशन को जो है ये पूरी तरह से इग्नोर करता है। और इट इज़ अ टाइम टेकिंग मेथड, इसमें जो है अत्यधिक समय लग जाता है। और द डायरेक्ट मेथड हैज़ फेल्ड डिजायरेबल रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रंस प्रोग्रेस। जो डायरेक्ट मेथड है वो बच्चों के जो उम्मीद था कि कैसा रिजल्ट इससे आना चाहिए, उस पे खरा नहीं उतरता है। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़फुल कब है? स्टूडेंट्स इन अर्ली स्टेज, जब बालक अपने शुरुआती दिनों में ही पढ़ता है, उसी समय अगर हम उसे इस मेथड के द्वारा पढ़ाएं तो बालक के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और द एटमॉस्फेयर रिक्वायर्ड इन दिस मेथड इज़ डिफ़िकल्ट टू बी क्रिएटेड इन इंडियन स्कूल्स। भारतीय स्कूलों में जो वातावरण इस सब्जेक्ट, इस मेथड को पढ़ाने के लिए चाहिए, वो क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जैसे टीचिंग करना, हमको कैट के बारे में बताना था, तो हम उसे कैट का फिगर दिखा देंगे। बालक जानता है कि कैट को हिंदी में बिल्ली कहा जाता है, परंतु उसके माइंड में हम इस शब्द को, उसके जो मदर टंग में जो इस कैट को बिल्ली कहा जाता है, उसे हमें बिल्कुल ही हटा देना है। और उसे दिमाग में एक शब्द इस कैट को ही फिट कर देना, ताकि बालक जब भी बिल्ली को देखे तो वह बिल्ली न कहकर कैट बोले। ठीक, अब ये तो छोटे छोटे चीज़ों के लिए आसान है, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ऑनेस्टी हो गई कोई बात, ईमानदारी में। अब ऑनेस्टी कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि हम बालक को इसे दिखा सकें, तो स्टूडेंट जो है इसे देख तो पाएगा नहीं। तो ऑनेस्टी के बारे में उसके दिमाग में ऑनेस्टी शब्द को फिट करने के लिए, ईमानदारी शब्द पता है, तो जब भी बालक ईमानदारी कहना चाहे या ईमानदारी के बारे में बात करे तो वो ऑनेस्टी कहे। इसके लिए हमें उस चाइल्ड के सामने, स्टूडेंट के सामने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि स्टूडेंट जो है हमेशा ऑनेस्टी बोले, ना कि ईमानदारी बोले। जो आज प्रेजेंट टाइम में जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स होते हैं, वहाँ जो है बच्चों को डायरेक्ट मेथड के द्वारा ही पढ़ाया जाता है, तभी वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं छोटे छोटी उम्र से ही अच्छी खासी इंग्लिश को बोलने लगते हैं। एज ए टीचर हमारे पास ढेर सारे मेथड्स होते हैं, पर सही समय पर, मैंने आपको बताया सही टाइम पर किस मेथड का यूज करना है, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और हालांकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड से अच्छा मेथड माना जाता है डायरेक्ट मेथड को ही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है और भी मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।